साल 1739 की बात है। मुगलों की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर लूटा गया। इस लूट में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत लूटी गई। इसी लूट में वो बेशकीमती कोहिनूर भी शामिल था, जो इस लूट के बाद से हमेशा के लिए भारत के हाथों से निकल गया। करीब 30,000 लोग इस लूटपाट और कत्लेआम में मारे गए। ये लूट मचाने वाला ईरान का शासक नादिर शाह था, जिसके पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। नादिर शाह ने ईरान को अफगानों के कब्जे से आजाद कराया था, ऑटोमन तुर्की को भी ईरान से दूर किया था और रूसियों से अपने इलाके खाली कराए थे। कहा जाता है कि अगर नादिर शाह नहीं होता तो शायद ईरान भी नहीं होता। लेकिन जो नादिर शाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, असल में वो किसी शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि चरवाहों के कबीले में पैदा हुआ था। आज इसी चरवाहे की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो तलवार की ताकत पर यकीन रखता था। साथ ही उस चिट्ठी के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी वजह से उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1698 में ईरान के खुरासान इलाके के एक गांव में नादिर शाह का जन्म हुआ था। उसके पिता एक लोकल कबीले के चरवाहे थे और निचले दर्जे से आते थे। लेकिन नादिर शाह को इस निचले दर्जे से फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता था कि तलवार की अपनी ताकत होती है, ना कि उसकी ताकत इस बात से पता चलती है कि उसका लोहा किस खान से निकला है। मतलब यह कि बचपन में ही नादिर शाह के पिता गुजर गए थे भले ही, लेकिन नादिर शाह को बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे राजा बनना था और उसके लिए शाही कुल और शाही समाज की बातें किसी काम की नहीं थी। नादिर ने अपना सपना नहीं छोड़ा था। 15 साल की उम्र में एक लोकल गवर्नर के यहाँ उसने नौकरी शुरू की। नादिर काबिल था, इसलिए जल्दी ही गवर्नर का खास हो गया। फिर साल 1714 में उसने पहली जंग लड़ी। इस जंग में उसकी बहादुरी से इंप्रेस होकर खुद सफाविद बादशाह सुल्तान हुसैन ने दरबार में सबके सामने उसे इनाम दिया। सफाविदों का यह आखिरी वक्त चल रहा था। साल 1720 में अफगानों ने ईरान पर अटैक करके सफाविदों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से ईरान के बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया था। इस दौर में ईरान के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। पहले तो अफगान और उसके बाद ईस्टर्न बॉर्डर पर रशिया और ऑटोमन ने कब्जा कर लिया था। ईरान हर तरफ से घिरा हुआ था। ऐसे में नादिर शाह के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। नादिर शाह इस टाइम पर कलात के क्षेत्र में था और यहाँ उसका बहुत दबदबा था। इतना दबदबा था कि सफाविदों को अपनी सत्ता बचाने के लिए नादिर शाह ही आखिरी जरिया लग रहा था। इसलिए 1725 में बादशाह के बेटे तहमास्प ने नादिर शाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसे नादिर शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से एक मामूली तमंची से करियर शुरू करने वाले नादिर शाह की हैसियत काफी बढ़ गई। नादिर शाह को तहमास्प कुली खान की उपाधि दी गई, यानी तहमास्प का गुलाम। और नादिर ने भी अपनी वफादारी और बहादुरी दिखाई। उसने उसी साल बादशाह को मशहद का पवित्र शहर भी जीत कर दे दिया। इसके बाद से नादिर की ताकत जो बढ़ी तो कभी कम ही नहीं हुई। ये तो हो गई नादिर के ताकत के बढ़ने की बात। अब आते हैं इस पर कि उसका सपना कैसे पूरा हुआ, यानी कि वो बादशाह कैसे बना। तो हुआ ये कि मशहद को जीतने के बाद नादिर की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये बढ़ती ताकत तहमास्प को हजम नहीं हो रही थी। फिर नादिर और तहमास्प के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। दरबारियों ने भी तहमास्प के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आता है साल 1727, जब तहमास्प ने कुर्द जाकर नादिर शाह को गद्दार करार दिया। इधर नादिर ने भी तुरंत मशहद में तहमास्प और उसके मंत्रियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली और कुर्द के एक शहर को घेर लिया। मजबूरी में तहमास्प को समझौता करना पड़ा। यहीं से नादिर शाह की ताकत और भी ज्यादा बढ़ी। वो बिना गद्दी पर बैठे बादशाह बन गया। फिर इसके बाद नादिर शाह ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। पहले उसने अफगानों को हराया और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य को ईरान की सेना से बाहर कर दिया। इन सब में उसकी मदद उसकी सेना कर रही थी। नादिर शाह की सेना उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। यूरोप में भी उससे ताकतवर फौज किसी की नहीं थी। उसकी फौज में हर 50 सैनिकों के बीच में कमांडर होता था और कमांडर को खुद नादिर शाह अपॉइंट करता था। सेना की ट्रेनिंग भी काफी टफ होती थी। इन ट्रेनिंग्स में असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। जब लड़ाई नहीं होती थी तो नादिर शाह भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा होता था। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से उसके सैनिक किसी भी कंडीशन में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे। नादिर के एक इशारे पर वो सेना अपनी रणनीति बदल लेती थी और इन सब के सहारे उसने ऑटोमन को हराया, रूसियों को भगाया और फाइनली साल 1735 तक पूरे ईरान को कब्जे में करने के बाद सफाविद बादशाह को हटाकर ऑफिशियली राजा बन गया। इसके बाद उसकी जीतों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले उसने कंधार को जीता और उसके बाद दिल्ली का रुख किया।
लेकिन सवाल आता है कि पूरे ईरान का बादशाह बनने वाले नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा क्यों, जबकि उसकी दिल्ली पर राज करने की कोई इच्छा भी नहीं थी। असल में उसने कुल 3 वजहों से दिल्ली को लूटा, जिसमें से एक चिट्ठी भी थी जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने शराब में डुबा दिया था। तो पहली वजह तो यह थी कि उसे पता था कि रंगीला बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसे संभालने के लायक नहीं है। वहीं इतिहासकार दूसरी वजह यह बताते हैं कि नादिर शाह की सेना हर समय बढ़ रही थी और बेहद महंगी थी। इस सेना के खर्च के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था और दिल्ली उसकी ज़रूरतों का अच्छा जवाब थी। अब आते हैं तीसरी वजह पर, यानी कि वो चिट्ठी। तो चिट्ठी में था क्या? असल में नादिर शाह ने चिट्ठी में लिखा था कि कंधार से जो कबीले भाग कर आए हैं उन्हें मुगल शरण न दें, लेकिन जश्न में डूबे रंगीला ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी नादिर शाह ने एक बार और कहा कि जिसने शरण ली है उन्हें हमारे हवाले कर दो। ये भी रंगीला को मंजूर नहीं था और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रंगीला के इन फैसलों का नतीजा दिल्ली की आम जनता ने भुगता। नादिर शाह ने अपनी सेना के साथ कूच करना शुरू किया। पहले काबुल, फिर पेशावर और उसके बाद लाहौर को तबाह करके उसने दिल्ली के पास डेरा डाल दिया। हफ्ते भर में मुगल कैंप में रसद खत्म होने लगी। फिर मोहम्मद शाह ने एक अलग ही बहादुरी का परिचय दिया। वो बस कुछ ही गार्ड्स लेकर नादिर शाह के पास पहुंच गया, जिसके पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सेना थी। नादिर शाह ने मौके का फायदा उठाया और रंगीला को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद दोनों सुल्तान दिल्ली के अंदर आए और इसके साथ ही आई नादिर शाह की 40,000 की सेना। नादिर शाह को बादशाह के आरामगाह में रुकवाया गया। रंगीला को महिलाओं के घर में रुकना पड़ा। सोच कर देखिए। इसी बीच एक दुकानदार से बहस झड़प में बदल गई और अफवाह फैल गई कि नादिर शाह को एक जनाना गार्ड ने मार दिया। फिर भीड़ ने नादिर शाह के सैनिकों पर हमला बोल दिया। दोपहर तक नादिर शाह के 900 सैनिक मारे गए। जब नादिर शाह को इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया। उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। पूरे शहर में उसने कत्लेआम का हुक्म दिया। उसके हुक्म के कुछ ही देर में चांदनी चौक और जामा मस्जिद की पास की गलियों में खून बहने लगा। कुछ दिनों तक चलने वाले इस कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए। फिर जब दिल्ली के निजाम ने हाथ जोड़कर नादिर शाह से जनता को माफ करने की भीख मांगी, तब कहीं जाकर ये कत्लेआम रुका। लेकिन इसके बदले में उसने 100 करोड़ रुपए लिए और वो तमाम दौलत लूट ली जो पिछले 250 सालों में मुगलों ने इकट्ठा की थी। इसी में वो नायाब कोहिनूर हीरा भी था और तख्ते ताउस भी, जो दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था। ये सब लेकर वो ईरान वापस चला गया। पूरी दुनिया में ईरान की इस लूट के किस्से बने, लेकिन यहीं से उसके अंत की शुरुआत भी हुई। ईरान पहुंचकर उसने देखा कि उसके बेटे ने तहमास्त को मार दिया है और खुद को बादशाह समझने लगा है। इससे नादिर और उसके बेटे में तनातनी बढ़ गई। लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। इन सब झमेलों में ही उसे पता चला कि उसका बेटा उसे मारने के लिए साजिश कर रहा है। गुस्से में नादिर शाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी। इस घटना के बाद कहा जाता है कि नादिर शाह की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि परिवार के लोग भी उससे दूर रहने लगे। इसी बीच उसने अपने ईरानी कमांडर से खतरा महसूस किया और अहमद शाह अब्दाली नाम के अपने वफादार अफगानी को अपनी सिक्योरिटी दे दी। वही अब्दाली जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती थी। फिर एक रात जब वो सो रहा था तो ईरान के एक सैनिक ने नादिर शाह की हत्या कर दी। इस तरह एक चरवाहे का बेटा, जिसने दुनिया के सबसे बड़ी सेना खड़ी की, जिसके दम पर ईरान नाम के देश का उदय हुआ, उसका अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली को लूटने वाले नादिर शाह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।